10। देखो ध्यान देना, ICD-10 आप कह रहे हैं, तो ICD-10 के अंतर्गत अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताऊंगा। किसके बारे में? ICD-10। तो पहले तो चलो मैं इसकी आपको डिटेल दे देता हूं कि ICD-10 जहां पर आप कह रहे हो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और ये कितने चैप्टर है? इसमें 10 चैप्टर है, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ICD-10। तो यहां पर आप बताइएगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, या आप ये भी कह सकते हो, ध्यान से सुनना, ये तो आपने बोल ही दिया, या आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। दोनों का मतलब एक है बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। तो आपने यहां पे बताना है, सबसे पहले बोले ICD-10। कई बार एग्जामिनर के माइंड में झांक करके तो आप देख नहीं सकते हो, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, तो ये भी आप बताएं। हाँ, लोअर स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर हमें नहीं आता तो वही हमारे लिए स्टैंडर्ड है भैया। तो देखो आप ध्यान दें, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन या इंटरनेशनल स्टैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बोले। चलें साहब, यहां तक आपने बताया। इस क्लासिफिकेशन में 10 चैप्टर हैं। अब इसकी हम लोग विस्तृत एक बार चर्चा करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे, तो सबसे पहले आपने यहां बताना है कि ICD-10 और ICD-10 जो आज आप पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई ICD-6, ICD-7, 6, 8, 9, इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया। और 1962, ध्यान से सुनिएगा, 1962 और 1962 के अंदर आया था ICD-6। ध्यान से सुनिएगा कि 1962 और 1962 में पब्लिश हुआ, क्या पब्लिश हुआ? ICD-6। लेकिन ये जो ICD-6 पब्लिश हुआ, इस पब्लिश होने में WHO का कोई लेना देना नहीं था। भाई आज तो आप पढ़ते हो ना कि ICD-10 WHO का है, ICD-10 WHO का है, लेकिन जब ये ICD-6 आया, कौन से वर्ष में? 1962 में, उस समय पर WHO का इससे कोई भी लेना वास्ता नहीं था। अब ये जो ICD-6 आया, आप कहोगे लिखा किसने? भाई इसके अंदर 100-200 डॉक्टर मिल गए जो कि मानसिक रोगी या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, जिनको सीधी सीधी आप इंग्लिश में समझ सकते हो, या वो डॉक्टर जो कि मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने एक समूह बना दिया, एक ग्रुप बनाया, और वो जो ग्रुप बनाया उसने, किसी ने एक डिजीज लिखी, किसी ने एक डिजीज लिखी, और वो एक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बना दिया। तो आपने बताना है कि ICD-6 और ICD-6 किसने पब्लिश करवाया? तो आप कह सकते हैं पब्लिश्ड बाय ग्रुप ऑफ न्यूरो साइकेट्रिस्ट। तो देखो ध्यान दो, यहां पर WHO का बेटा कोई लेना देना नहीं है। किसने पब्लिश करवाया? एक ग्रुप मतलब 100-200 डॉक्टर मिल गए, और वो डॉक्टर कौन से थे? साइकेट्रिस्ट थे सारे के सारे। उन्होंने इसको पब्लिश करवाया, और पब्लिश कब करवाया? 62। बहुत सी कमियां रही, फिर आगे जाकर के इन्होंने 1965, और 1965 में सेम, यहां आप कह सकते हैं ICD-7, और वही सेम पब्लिश इन्होंने करवाया। भाई कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, उन्हीं तो हम मॉडिफाई करके नया एडिशन लाते हैं कि कुछ ना कुछ नया होता रहे। जैसे अभी आपको पता ही है कि भाई मेरा जो बुक का 3rd एडिशन आया है नर्सिंग टुडे का, क्यों आया? क्योंकि 2nd एडिशन में कुछ कमियां थी। नए एडिशन में हमने सारी चीजें सिस्टम वाइज कर दी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कर दिए हैं, पुराने पेपर भी ऐड कर दिए हैं, एरर्स थे वो हटा दिए। चीज क्या है? कहने का मतलब है हर बार कुछ ना कुछ नई चीज आना, और नई चीज आने का मतलब और तात्पर्य यही है कि पुरानी चीज को आप नया कर रहे हो, मतलब कुछ करेक्शंस कर रहे हो। तो इन्होंने भी, किन्होंने?
इन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ने जिन्होंने ICD-6 को पब्लिश करवाया था, उन कमी पूर्ति करने के लिए नया यहां पर एडिशन लाए, नया चेंजेस लाए, और उस चेंजेस को नाम क्या दिया? ICD-7। लेकिन फिर भी इनके पास कमियां रही, और उन कमियों को देखते हुए वापस से इन्होंने इसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद 1968 और 1968 के अंदर आया ICD-8। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार हिस्टोरिकल पॉइंट पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई मान लीजिए ICD-8 आया तो कब आया? अब ये पता ही नहीं ICD-8 भी कोई चीज है, तो यहां आपने बताना ICD-8 आया। इस ICD-8 को ही तो इंडियन क्लासिफिकेशन में मॉडिफाई किया गया है, मैंने बताया था आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है 1978, और 1978 में आया ICD-9। क्या आया बेटा? ICD-9। तो इतने ज्यादा परिवर्तन होने के बाद 10 बना है, बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी पहले सुनते जाएं कि हमने कहा 6 आया, हमने बताया 7 आया, यहाँ ICD-8 आया, ICD-9 आया, और नेक्स्ट अगर हम बात करें 1987, और 1987 में आपने यहां बताना है WHO। अब क्या WHO? तो बात सुन लें, WHO ने इस ICD-9 के समस्त राइट्स को खरीद लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में ICD-9 के सभी अधिकारों को खरीदा, मतलब अपने, क्योंकि WHO के पास भी कोई क्लासिफिकेशन तो था नहीं डिजीज और डिजीज रिलेटेड, तो WHO ने सोचा कि कोई ऐसा बना बनाया क्लासिफिकेशन ही ले लिया जाए जिसमें थोड़ी बहुत काट छाट करके उसको मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, और नए नाम से उसको प्रस्तुत और पब्लिश करवाया जा सकता है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, WHO ने यहां पर सारे के सारे राइट्स क्या कर लिए हैं? खरीद लिए हैं। इसके बाद जो आपने मुख्य रूप से ध्यान देना है, जो बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, सीधा सीधा यही है कि ये आपका ICD-10 कब पब्लिश करवाया गया? तो आपने यहां पर बताना है 1992। ये आपके काम का एक मुख्य मुद्दा है। 1992 जो आप कह सकते हो WHO पब्लिश्ड ICD-10। कहने का मतलब है कि 9 को मॉडिफाई किया और 9 को चेंज करके WHO ने क्या नाम रख दिया? ICD-10। और इसीलिए आज जब आप जानते हो तो आज आप कहते हो कि ICD-10 इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1992। 1992 में WHO ने इसको आपके सामने पब्लिश करवाया। और इस पब्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे विस्तृत डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं। क्या है तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। भाई ये तो हमने एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया कि ICD-10 कैसे बना है, ICD-10 आप कैसे जान रहे हैं, तो ये आप बताएं। चलें साहब, यहां तक हमने चर्चा की है। ये जो ICD-10 आप कह रहे हैं, इस ICD-10 में लगभग 100 डिजीज को कवर किया गया है। 100 वही है जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो, जैसे डेमेंशिया पढ़ते हो तो अल्जाइमर डेमेंशिया, हंटिंगटन डेमेंशिया, सेनाइल डेमेंशिया, उन्हीं को 100 में बांट दिया, अन्यथा तो डिजीज तो वही 10-20 है। तो देखो आपने ध्यान से सुनना है कि ये जो क्लासिफिकेशन आप बता रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन में अप्रॉक्स 100 डिजीज आर इंक्लूडेड, कि लगभग 100 मानसिक रोगों को इस क्लासिफिकेशन में शामिल किया गया है। यह आप ध्यान दीजिएगा। आगे आपने बताना है नेक्स्ट, ध्यान दें भाई, नेक्स्ट और नेक्स्ट पॉइंट आप बताएं कि ICD-10 और ICD-10 के अंतर्गत चैप्टर 5, मैंने कितने चैप्टर बोले थे? 10 चैप्टर है ना, तो उस 10 चैप्टर में 5वें चैप्टर में मेंटल डिसऑर्डर को शामिल किया गया है। तो आपने यहां पर बताना है कि मेंटल डिसऑर्डर आर इंक्लूडेड इन चैप्टर 5th of
ICD 10 कि मेंटल डिसऑर्डर आर टेकन फ्रॉम, बोल दो, लिए गए हैं। कौन से चैप्टर से लिए गए हैं? चैप्टर नंबर 5। और वो चैप्टर नंबर किसका? 10 में से 5वां। 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर में मेंटल डिसऑर्डर को शामिल किया गया है। और ये मेंटल डिसऑर्डर कौन से? 5वें चैप्टर से लिए हैं। चले साहब यहां तक ध्यान से सुनना। 100 बीमारी चैप्टर नंबर 5 में शामिल हैं। कौन से डिसऑर्डर? मेंटल। मान लो एग्जामिनर आपको बोले कि कौन से चैप्टर में मेंटल डिसऑर्डर को शामिल किया है, या मेंटल डिसऑर्डर आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ ICD 10, कि ICD 10 के कौन से चैप्टर में मेंटल डिसऑर्डर को इंक्लूडेड किया है, तो क्या बोलना है? चैप्टर 5। अब इसी आधार पर आपने देखा होगा कि ICD 10 जब भी हम लिखते हैं तो एक सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल है F। तो आपने यहां पे बताना है, ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि सिंबल F इज यूज्ड टू राइट द ICD 10। ICD 10 को लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं? F का उपयोग कर रहे हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन सिंबल F इज यूज्ड फॉर राइटिंग द ICD 10। ICD 10 को लिखने के लिए सिंबल F का यूज ही क्यों करते हैं? तो सीधा सीधा आपने बोलना है F का यूज इसलिए करते हैं, F इंडिकेट कर रहा है 5th को। भाई F ऐसे भी तो लिख सकते हैं, FIFTH, 5th, ऐसे भी लिख सकते हैं 5th। कहने का मतलब है 5वां चैप्टर, और 5वें चैप्टर में बीमारियों को लिया गया है। इसलिए लिखते समय किससे दर्शा रहे हैं? F से दर्शा रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? किसी से पूछना F क्यों लिखते हैं, तो F इसलिए लिखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर आर इंक्लूड इन चैप्टर 5th, और FIFTH का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? F हो गया। इसलिए हम लोग इसको F में लिख रहे हैं। तो यह भी ध्यान दें। इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब एग्जामिनर ये बोल सकता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर राइटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ICD 10। ICD 10 के क्लासिफिकेशन को लिखने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जा रहा है? भाषा बोल दो, सिंबल बोल दो। अब सिंबल में तो सिर्फ F ही आएगा, लेकिन भाषा अलग कहलाएगी। तो क्या? तो आपने यहां पर बताना है कि WHO यूज्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म टू राइट द ICD 10। तो ये जो लैंग्वेज अगर आपको पूछी जा रही है तो कौन सी बोलनी है? अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म बोलनी है। अल्फा मतलब गणित के अक्षर, और न्यूमेरिकल, सॉरी, अल्फा मतलब जैसे आप अल्फाबेट बोलते हो ना, कौन सा अल्फाबेट लिया? F। न्यूमेरिकल मतलब गणित के अक्षर, और ऐसे ही लिखते हो ना, तो ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म ही तो कहलाएगी। तो आप ये ध्यान दें, अगर आपको कहा जाता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया था WHO ने इस क्लासिफिकेशन को लिखने के लिए, तो आपने मेरे बेटा सीधा सीधा ये बोल देना है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म का यूज किया WHO ने इसको लिखने के लिए। अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिकल मतलब गणित के अक्षर, और इनका यूज किया गया इसको लिखने के लिए। ये आप ध्यान दें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो जी साहब, यहां तक बताओ।
इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा, WHO ने तो एक एक पॉइंट के बारे में विस्तृत पूर्वक विवरण दिया है जो कि हमारी बुक्स में अवेलेबिलिटी नहीं है। WHO ने तो यहां तक कहा है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन को लिखें ICD-10 को, तो क्लासिफिकेशन में आपने ध्यान देना है कि अल्फाबेट हमेशा टॉप पर लिखना है और न्यूमेरिकल मतलब गणित के अक्षर उसके बॉटम में लिखने हैं। तो ये भी आप बताएं कि भाई WHO रिकमेंडेड फॉर राइटिंग द alphabet on top and numerical in bottom of alphabet। देखो ध्यान से सुनो, WHO ने इस क्लासिफिकेशन को लिखते समय ध्यान रखा अल्फाबेट को हमेशा ऊपर लिखना है और न्यूमेरिकल जो है उनको अल्फाबेट के कहां लिखना है, बॉटम में। अरे भाई लिखते ऐसे ही तो हैं, अल्फाबेट ऐसे ऊपर लिखते हैं और न्यूमेरिकल उसके नीचे लिखते हो, ऐसे ही तो लिख रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है अल्फाबेट तो हो गए हैं टॉप पर और न्यूमेरिकल हो गए हैं बॉटम पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है जिसने कि ये ICD-10 क्लासिफिकेशन लिखा है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने बताना है। इसके अलावा भी और बहुत से पॉइंट है जो मैं आपको यहां बता सकता हूं। कैसे? WHO ने कहा कि जो क्लासिफिकेशन आप लिख रहे हैं उस क्लासिफिकेशन में जब भी क्लासिफिकेशन लिखें तो क्लासिफिकेशन लेफ्ट साइड पर आना चाहिए और डिजीज डिस्क्रिप्शन राइट साइड पर आना चाहिए। कैसे? तो आप बात को सुनना, आपने यहां बताना है कि WHO रिकमेंडेड फॉर राइटिंग दी क्लासिफिकेशन on left side and